तो हम लोग ने एक सीरीज शुरू करी हुई है और जो सीरीज है मदर्स एजुकेशन हब में होने वाले ऑफलाइन टेस्ट जो आपके हर संडे को होते हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर के, जिसके 3 वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूं और आज उसका चौथा वीडियो है। और इन वीडियो का जो पर्पस है, कोर पर्पस, वो सिर्फ एक ये है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, हम टॉपिक को पढ़ते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, सारी की सारी चीजें, लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो यहां पर हम बेसिक चीजों की बात नहीं करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको टॉपिक की बेसिक समझ है। कुछ कुछ बातें जो आपको पता नहीं है या पता मुझे बतानी चाहिए वो मैं साथ साथ में आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन मोर और लेस जो हमारा ओरिएंटेशन रहेगा वो ओरिएंटेशन रहेगा कि एग्जाम में हमारी क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप बहुत बार देखते होंगे कि सर हमें एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, हमारा पेपर जो है वो खत्म नहीं हो पाता, क्वेश्चन पूरे हो नहीं पाते। उसका कारण है हमारी अननेसेसरी की कैलकुलेशन। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वो वीडियो को सिर्फ शुरू का थोड़ा सा देख लेते हैं या लास्ट का जो क्वेश्चन उनसे नहीं हुआ केवल वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए नहीं है जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है उनके लिए भी यूजफुल है। मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर आप लोगों को पिछले 3 वीडियो भी मिल जाएंगे और ये चौथा वीडियो मैं डाल रहा हूं। दोस्तों, इसके अंदर आपने अगर क्वेश्चन नहीं दिया है, टेस्ट नहीं दिया है, तो आप लोगों को क्वेश्चन को पोस्ट करना है और पोस्ट करने के बाद में उसका सॉल्यूशन करना है। फिर आपको देखना है कि क्या आपने जो तरीका किया क्या उसी तरीके से हम कर सकते थे, या कई क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि उस सवाल को बेसिक से ही करना चाहिए लेकिन हम अननेसेसरी की शॉर्ट ट्रिक लगा रहे होते हैं और हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इन सभी बातों को आप लोग सीख पाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपने टेस्ट दिया है तो भी आपके लिए यूजफुल है, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो भी आपके लिए यूजफुल है। दोस्तों, इस सीरीज में आप देखेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड को बढ़ा चुके होंगे। जो रेगुलर इस वीडियो को देख रहा है, जिसने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, दोस्तों उनको वीडियो देखने हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, आप क्वेश्चन को पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद सॉल्व करें और उसके बाद में सॉल्यूशन को देखें। लेकिन ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए है। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव आपकी स्पीड बढ़ाना है, मोर और लेस हम इसी चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 51। हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहली इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, तीसरी इक्वेशन ये दे रखी है, चौथी इक्वेशन ये दे रखी है। चार इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। अब आप यहां गलती से भी वैल्यू पुटिंग की मत सोचना कि मैं यहां कुछ वैल्यू पुट कर लूं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए इक्वेशन कम और वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आप इस क्वेश्चन में सीख रहे हैं वो है कि आपको कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास ये सारी वैल्यू दे रखी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा है। देखो, जिस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले, में फॉर्मूला आप सबको आता होगा फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, सबको पता होगा, लेकिन दोस्तों मैंने फिर भी ये लिख दिया। एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे। हमारा पहला स्टेप यहां से शुरू होगा जो मैं करने वाला हूं। देखो दोस्तों, किस तरीके से हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 28, मैंने लिख दिया, माइनस 3abc। एबीसी का मान देखो, यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एबीसी की वैल्यू आ गई है 4। एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है, मैंने मान लिया x। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। दोस्तों, मुझे यहां से देख के आप बताओ कि यहां पर अगर एलसीएम हम ए बी सी लेते हैं तो ऊपर क्या बचता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बचेगा। यहां पर बचेगा ए बी, यहां पर बी सी, यहां पर सी ए, और ए बी सी को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटा क्या हो जाएगा? 0। मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारे पास क्या आ गया है? 0। बस इसको सॉल्व करना है। 12 को घटाएंगे इसमें से तो ये बचेगा 16, और 16 को 2 से काटेंगे 8। यही हमारे सवाल का आंसर। बस इतना सा हमें लिखना था। दोस्तों, ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखने का थोड़ा ना होता है, एग्जाम में तो हमें सीधा वैल्यू पुट करनी है। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राहुल चीनी बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, 2 अलग अलग मेथड यूज करता है,
किस तरीके से उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। पहला मेथड है कि 10% प्रॉफिट पर बेचे, तो मतलब 10% कमा रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे। दोस्तों 1 किलो की जगह 900 ग्राम देने का मतलब है कि अगर वो 100 रुपए का सामान उसको देना चाहिए था, तो 100 की जगह सामान केवल कितने का दे रहा है, 90 रुपए का। 900 ग्राम 90 का ही तो आएगा। अगर 1 किलो 100 रुपए का आता है तो 900 ग्राम कितने का आएगा, 90 का। लेकिन 90 का सामान ही वो 100 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा गया, 10 कितने पे कमा गया, 90 पे। मल्टीप्लाई बाई 100। हालांकि ये सब कुछ लिखना नहीं होता, जीरो कट जाएगा। 1/9 का मतलब होता है 11 एन 1/9। मतलब सेकंड केस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें ज्यादा हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेथड 2, ऑप्शन नंबर पे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3600 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल और रीता में डिवाइड करनी है। सीमा और कोमल इन दोनों का रेशो हमें दिया है 1.5:2। अगर मैं पॉइंट हटाना चाहता हूं तो डबल कर दो ना, इसको 3:4 मान लो, में क्या फर्क पड़ना है। और कोमल और रीता का रेशो दिया है 2:2.5। पहले दिया था सीमा और कोमल का, अब दिया है कोमल और रीता का। कोमल दोनों में कॉमन है, तो दोस्तों ये हो गई सीमा, ये हो गई कोमल, ये हो गई रीतू। तो सीमा और कोमल का रेशो मैंने डबल कर दिया 3:4। इसका भी पॉइंट हटाना है तो डबल कर दो 4:5। तो 4 तो है ही, 5 ये हमारे पास आ गया। ये तीनों का रेशो हमारे पास आ गया। रीता का हिस्सा पूछा है, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। दोस्तों 3600 तीनों के पास मिला के होना चाहिए। तीनों के पास मिला के हमको दिख रहा है कि 12 है। 12 की वैल्यू 3600। आप देखेंगे कि 12 तिया 36, 3 गुना मतलब 300 टाइम्स, तो ये भी 300 टाइम्स हो जाएगी। 5 या 15, 1500, 1500 ऑप्शन नंबर ए हमारा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्कल एक दे रखा है जिसका सेंटर O है, इसका डायमीटर AB है। चलो हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर दे रखा है O और डायमीटर दे रखा है AB। अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर सेंटर से होके गुजरेगा, तो हमने ये बना दिया AB। फिर कह रहा है कि सर्कल पर CB एक टेंजेंट है। CB एक टेंजेंट है, तो हमने ये टेंजेंट खींच दी। हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींच दी CB, C से लेके B टेंजेंट। ये आगे की तरफ भी बढ़ेगी, लेकिन इन्होंने B तक बोला है, हम वहीं तक लिखेंगे। AC सर्कल को G पर काटता है। A से लेके C को हमने मिला दिया, ये सर्कल को G पर काटता है। बहुत अच्छी बात है। तो सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों अगर इस सर्कल का सेंटर ये है, तो रेडियस 6 है, मतलब ये भी 6 और ये भी 6, तो ये 12 हो गया। AG की लंबाई 8 है। A से लेके G ये लंबाई हमको 8 दे रखी है। तो BC की लंबाई क्या होगी, इस BC की लंबाई हमसे पूछी गई है, ये क्या हो। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर टेंजेंट है, आप सब जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है और रेडियस जो होती है, अगर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस पे एंगल कितना बनता है, 90। तो ये एंगल 90 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है BC की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखो ये तो साइड हमारे पास है, ये है, लेकिन ये नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, क्या ये डायमीटर है, डायमीटर को अगर मैं इधर की तरफ मिला दूं, तो डायमीटर से सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल 90 होता है। ये एंगल 90 होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो मुझे बताओ, अगर ये साइड हमारे पास है, ये साइड हमारे पास है, तो क्या मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये है 12, ये है 8, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण हमारे पास 12 है, एक साइड 8 है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे। कर्ण के लिए, हाइपोटेनियस के लिए हम प्लस करते हैं, बाकी दोनों के लिए हम माइनस करते हैं। तो 12 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को, लेकिन दोस्तों हमेशा छोटी छोटी बातों को सीखना है। ये अगर 12 है, ये अगर 8 है और मुझे ये निकालना है, तो मैं 4 से इसको काट दूंगा 3 बार, 4 से ही कटेगा 2 बार, मैं 3 और 2 मान के इसको सॉल्व करूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √5। पाइथागोरस हमने यूज किया है। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो इसका स्क्वायर मिलता है। लेकिन आपने इसको सिंप्लीफाई किससे किया था, 4 से, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 8 है, ये 12 है, तो ये 4√5 होता है। लेकिन ये सारी चीजें हमें मन में करनी होती है दोस्तों। तो हमारे पास इसकी लंबाई कितनी आ गई, मैं कलर चेंज कर देता हूं। इसकी लंबाई हमारे पास आ गई है 4√5। ये इसकी लंबाई आ गई। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। और क्या राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम एक रिजल्ट जानते हैं कि इस साइड का जो स्क्वायर होता है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है, और यहां से हम जब एल्टीट्यूड खींचते हैं तो इस साइड का स्क्वायर, जो हमने ये लिखा, ये लाइन खींची है, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब
4√5 का स्क्वायर, 4√5 इंटू 4√5, स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया ताकि काटने में आसानी रहे। ये बराबर होगा 8 इंटू जीसी के, 8 इंटू। आप देखेंगे 4 से ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कटेगा 2 बार, तो √5 इंटू √5 हो गया 5, 5 2 जा 10, तो जी सी की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है 10, ये 10 आ गई। अब दोस्तों अब तो इस सवाल में बचा ही गया है, आपको इसकी लंबाई निकालनी है और आपके पास इन दोनों की लंबाई है, ये लंबाई भी है ये लंबाई भी है, एंगल 90 डिग्री है, तो प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है, क्योंकि कर्ण है 90 के सामने वाला सबसे बड़ा होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 पंजू 80, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100, और इसका क्या कर देना है रूट 180 हमारा आंसर हो गया। रूट 180 में से अगर मैं 36 को बाहर निकाल लूं, 36 गुना 5 होता है, तो 6√5, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझे होंगे। इसके लिए राइट एंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल से एल्टीट्यूड खींचते हैं तो इसकी लंबाई का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि इन दोनों साइड से हम ये कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस को हमने इसमें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेंगे। अगर जो चीज आपको नहीं आती वो आपको सीखने को मिल रही है, आपकी पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन इसके अंदर हो रहा होगा। और मैथ्स विद मोहन गुप्ता जो चैनल है, उस चैनल के अंदर अगले कुछ वीक में, 2 वीक के बाद में रेगुलर वीडियो डालने में शुरू करूंगा, जिसके अंदर अभी तो हम लोग सीरीज ही टेस्ट सीरीज को ही सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के बाद में उसमें टॉपिक को भी हम लोग लेना शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक करके हम उसके अंदर डालना शुरू करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और कैसे एग्जाम के अंदर हमारी अप्रोच होनी चाहिए। दोस्तों गीता की इनकम सविता की इनकम से 37/27 ज्यादा है। ये गीता है, ये सीता है। गीता की इनकम सविता से तो सविता की इनकम अगर 27 है तो बोल रहा है कि गीता की इनकम 37 ज्यादा है, मतलब 37 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 60। अगर इसकी 27 है तो इसकी 37 ज्यादा हो गई, मतलब 64 हो गई। सविता अपनी इनकम का 10% खर्च करती है और गीता अपनी इनकम को किस दर पर खर्च करे? सविता जो है वो उसका एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 10%, और गीता का पूछा है कि कितने परसेंट खर्च करे, हमने मान लिया X%, ताकि 3 वर्ष बाद उनके पास समान राशि बचे यदि वे कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर खर्च। दोस्तों यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि परसेंटेज पे परसेंटेज लगाना। अब आप मुझे बताओ, अगर 10% पैसा वो खर्च कर रही है, इसका मतलब पैसा कितना बचेगा 90%, और कितने साल की बात कर रहा है 3 साल की, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 पावर लगा, इतना पैसा उसके पास बचेगा। और ये कितना खर्च कर रही है X%, अगर X% खर्च कर रही है तो कितना पैसा बचेगा 100 माइनस X%, और कितने साल की बात हो रही है दोस्तों 3 साल की, तो यहां पावर 3 लगा देंगे और 3 साल बाद पैसा बराबर होना चाहिए। जो इस बात को नहीं समझ पा रहा वो फॉर्मूला याद करे, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस क्यों करा है हमने? क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट में पैसा बढ़ता था, यहाँ कम हो रहा है, और उसने बोला है कि 3 साल बाद ये बराबर हो जाना चाहिए, हमने बराबर कर। अब आप मुझे बताओ ये क्यूब हटाना है तो क्या करूं, क्यूब रूट कर दूं? तो ये देखो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो 9/10 क्यूब रूट हट गया। अब काटा पीटी कर देते हैं यहां पर, और आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, और ये 2 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 5 बार। तो 5/2 को अगर भेजेंगे तो देखो 9 3 27, 27 गुना 5 करेंगे 105, और 105 का आधा करेंगे तो 52.5। कितना बचेगा हमारे पास? कैलकुलेशन में देख लेना कहीं गलती नहीं हो। ये 64 का 4 हो गया, 3 हो गया, 9/10 हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 0 से हमने 1 0 काट दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। 2 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, यहां तक बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 नाम 135, और 135 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 67.5। ये किसकी वैल्यू आई है? 100 माइनस एक्स की वैल्यू आई है। तो बताओ 100 में से कितना घटाएं कि 67 बचे? तो ये हो गया 32.5%। एक्स की वैल्यू हो गई 32.5, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया।
आप सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जब उसने कहा कि इतना ज्यादा है, इसका मतलब 27 पे 37 ज्यादा करना है, तो 27 पे 37 ऐड किया 64। ये 10% कम कर रही है, मतलब 90%। 90% को हमने 9/10 लिया है। और ये कितना खर्च कर रही है, x, तो x खर्च करेगी तो 100 माइनस x% बचेगा। 3 साल के लिए पावर 3 लगा दी और सॉल्व कर दिया, और हमारा आंसर सामने। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 32 डेज में कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी 32 डेज में। फिर आगे क्या बोला कि बी अकेला उस काम को 48 डेज में कर सकता है। बी अकेला जो है वो 48 डेज में कर सकता है, अच्छी बात है। फिर आगे बोल रहे हैं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 8 दिन बाद बी को तीसरे, पहले हम 2 स्टेप कर लेते हैं। हमारा पहला स्टेप होता है एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम हो गया 96, डिवाइड करेंगे तो 96 से डिवाइड करेंगे 48 2 बार और ये 3 बार। ये हमें एक दिन का काम मिल गया है कि ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, उनमें से बी का काम 2 है, तो ए का काम कितना आ गया 1। हमें इन तीनों का अलग अलग काम पता लग गया। स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है, ऊपर 96 लिखा हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा। दोस्तों इन्होंने कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 8 दिन बाद बी को तीसरे व्यक्ति सी ने रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों 8 दिन तक तो काम कर लिया ना, तो 8 दिन में 3 के हिसाब से दोनों जने मिलके एक दिन में 3 खिलौने बनाते हैं। तो 8 दिन में कितने खिलौने बन गए, 24 बन गए। अब वो कह रहा है कि 8 दिन बाद बी को तीसरे व्यक्ति सी ने रिप्लेस कर दिया, जिसकी एफिशिएंसी बी से आधी है। मतलब बी को रिप्लेस कर दिया गया है सी से। बी कितना काम करता था, 2। अब बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया, और सी की एफिशिएंसी केवल 1 है, और ए पहले से ही था, ए की एफिशिएंसी 1 ही है। इसका मतलब अब डेली काम कितना होगा, 2 काम होगा। पहले ए और बी थे, बी की एफिशिएंसी 2 है, लेकिन वो बोल रहा है कि सी की एफिशिएंसी बी से आधी है, मतलब 2 की जगह वो एक ही काम करेगा। तो एक दिन में अब 2 खिलौने बनेंगे, तो बताओ काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों टोटल 96 काम करना था, 24 हो चुका, तो 72 काम अभी भी बचा हुआ है, और अब एक दिन में केवल 2 काम हो रहा है, तो 36 दिन और लगेंगे। और पहले कितने दिन लग चुके थे, 8 दिन, क्योंकि उसने टोटल दिन पूछा है। तो 36 + 8 करेंगे, 44 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। उसने हमसे टोटल दिन पूछे कि पूरा होने में टोटल दिन, 8 दिन पहले लग गए और 36 दिन बाद में लग गए, तो टोटल 44। क्वेश्चन नंबर 57। शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब हमें स्टिल वाटर में रेट दे रखी है, बोट की स्पीड की दे रखी है 9, करंट रेट दे रखी है हमको 1.5। एक व्यक्ति 105 किलोमीटर की डिस्टेंस नाव से जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है, तो उसके द्वारा कुल समय के कितने गुणनखंड संभव है। मतलब उसने इसमें टाइम एंड डिस्टेंस के साथ में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया। तो पहले हम टाइम की बात करते हैं। दोस्तों अगर वो एक बार जा रहा है धारा की दिशा में, तो एक बार धारा के अपोजिट आएगा। मतलब एक बार अगर वो 9 + 10 1.5, एक बार वो 10.5 की स्पीड से जाएगा, और एक बार वो 9 - 1.5 मतलब 7.5 की स्पीड से आएगा। कितने किलोमीटर जा रहा है, 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर इस स्पीड से गया, और यही 105 किलोमीटर इस स्पीड से आया, तो टोटल टाइम जाने में इतना, आने में इतना, इतना टाइम। अगर हम टाइम देखें तो ये तो डिवाइड हो रहा है 10 बार, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 105 से 105 कट जाएगा। और ये है 15/2, 15/2, 15 से कटेगा 7 बार, 7 दूना 14, ये 14 बार डिवाइड। तो टोटल टाइम लग रहा है 24 घंटे। लेकिन उसने आपसे टाइम नहीं पूछा, उसने बोला टाइम के कितने फैक्टर पॉसिबल है। दोस्तों 24 के फैक्टर करने हैं, तो 24 का मतलब होता है, 24 का मतलब होता है 2 का क्यूब 8 गुना 3। देखो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, तो पावर में हमेशा एक एक जोड़ देते हैं। यहां पर पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 2 = 8 हमारा आंसर। अब कई स्टूडेंट जैसे ही 24 आंसर निकलेगा वो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में उसने आपसे टाइम नहीं पूछा, टाइम के कितने फैक्टर पॉसिबल है। ये एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम कभी हम देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी पावर में एक एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। दोस्तों sec x - tan x का इनवर्स जो होता है वो होता है sec x + tan x। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x।
कोस एक्स का उल्टा क्या होता है सेक एक्स, बीच में साइन है माइनस का, तो ये इससे कट गया, हमारा आंसर हो गया 10। ये तो बिल्कुल हलवा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेचता है और 10% का उसको लॉस होता है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 2500 रुपए की 25, इसका मतलब एक वस्तु 100 रुपए में बेची है, और बेचने पर 10% का लॉस हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू 90% की है, 10% कम में बेचा है, और 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 120% में बेचना चाहता है। मतलब ये वैल्यू 90% की है, तो 1% की वैल्यू ये हो गई, और 120% की वैल्यू ये हो गई, मतलब उसको एक वस्तु इतनी में बेचनी चाहिए। भाई इतने में बेच रहा था तो 10% लॉस हो रहा था, मतलब 90% की, और वो चाहता है कि मैं 20% प्रॉफिट कमाऊं, मतलब 120% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो एक वस्तु से इतने में बेचनी चाहिए, वो पूछ रहा है कि भाई 2400 में कितनी बेचेगा, तो 2400 की बेचनी है और एक कितने की बेचनी है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 120 से कट रहा है 20 बार, 20 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कटेगा 18 बार, x की वैल्यू 18 हमारा आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर हम लोग, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं चीजों को, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोच लगाने, क्या कॉन्सेप्ट उसमें छुपा हुआ है, लेकिन एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू देखिए, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ध्यान से सुनना, क्या टेन थीटा को हम साइन बटा कोस लिख सकते हैं, और क्या कोट थीटा को हम कोस बटा साइन लिख सकते हैं, और इन दोनों का टोटल पूछ रहे हैं। क्या ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैं जब भी साइन और कोस लिखना होता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि हम साइन और कोस टर्म को यूज शुरू कर देते हैं, मतलब मुझे जो वैल्यू बतानी है वो साइन थीटा और कोस थीटा के इनवर्स की बतानी है। मेरा सवाल इतना सा रह गया। अब देखो मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, जो हमें वैल्यू दी गई ना, इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर साइन प्लस कोस, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जिसका मान हो जाएगा 1, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा को मैंने एस और सी लिख दिया। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस रूट 3, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। दोस्तों हमारी स्पीड बढ़ानी है तो हमें कुछ चीजें मन में करनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 करेंगे 4, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 करेंगे 2 रूट 3, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, स्क्वायर दोनों तरफ ही हमको करना होगा। दोस्तों आप देखेंगे 4/4 हो गया 1, और 2 से ये कटेगा रूट 3 बाई 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसके 2 साइन। आप देखेंगे 1 से 1 कट गया, अगर 2 इधर आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है रूट 3 बाई 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अब आप मुझे बताओ क्या हमें साइन थीटा कोस थीटा चाहिए था या उसका उल्टा चाहिए था, उल्टा, तो हमारा आंसर इसका उल्टा होगा 4/√3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं और उसी के साथ में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा विद इन ए सेकेंड। ये तो हो गया बेसिक तरीका, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि क्या ये 1/2 प्लस √3/2 नहीं है क्या, तो आप कहेंगे सर है। तो क्या साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 नहीं होता क्या, होता है। इसका मतलब यहां एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री है, और अगर 30 डिग्री का मान मैं यहां रखूं तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और कोट 30 का मान होता है √3। इन दोनों का टोटल करना है तो ये ऊपर जाएगा 3 और 1 4, 4/√3 हमारा आंसर। दोस्तों जिस क्वेश्चन को हमने बेसिक तरीके से इतना लंबा किया, वही सवाल आप देखो कि केवल वैल्यू पुटिंग करने से कितनी आसानी से हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, एक इमारत बेलन के आकार की है कि बेलन का डायमीटर, बेलन जो है वो ऐसा होता है, बेलन के आकार की हो गई। इन्होंने बोला है कि बेलन का डायमीटर पर
अर्धगोलीय गुंबज है, यहां पर एक गुंबज बना हुआ है ऐसा आधा गोला, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इमारत की हाइट बेलन की रेडियस से 3 गुना है। आप मुझे बताओ बेलन की रेडियस को अगर मैं आर मान लूं, ये आर मान, तो वो ये कह रहा है कि इस इमारत की हाइट यहां से लेके यहां तक इसका 3 गुना है, 3 गुना का मतलब 3r। अब आप मुझे बताओ अगर रेडियस ये आर है तो ये भी तो आर ही होगी, इसका मतलब 3r में से अगर ऊपर वाला r चला गया तो इसकी हाइट कितनी आ गई 2r, यहां से यहां तक कितना हो गया 2r। बात समझ में आ रही है। उसने बोला है कि इमारत में इतने मीटर क्यूब हवा है, इसका मतलब हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है। दोस्तों इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 21 गुना 7 करेंगे 147, 14 बचेगा, और 12 126 में 14 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा 7 की जगह बटा 21। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। ये हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं इसको बराबर करता हूं पाई आर स्क्वायर, आर आर ही है, और एच, दोस्तों एच जो है देखो ध्यान से सुनना, या इधर स्पेस कम पड़ेगा मैं इधर कर लेता हूं। जो इसका वॉल्यूम है ना दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम वो होता है पाई पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना है 2r। और जो अर्धगोला है, अर्धगोला इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप देखेंगे पाई आर क्यूब यहां पर भी है और पाई आर क्यूब यहां पर भी है, पर यहां 2 बचा है, यहां 2/3 बचा है, तो अगर 2 को 2/3 में जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 2 8/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। और ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1408/20। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 21 से तो 7 21 कट गया, कटा कि नहीं कटा, 22 से काटेंगे 22 6 132, 22 चौक 88, 8 से कटेगा 8 बार, तो आर क्यूब की वैल्यू 8 आ गई है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमसे पूछा क्या था इमारत की ऊंचाई बताओ, इमारत तो 3r है पूरा का पूरा, इमारत की ऊंचाई तो ये लिखा है ना, इमारत की ऊंचाई रेडियस का 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना करेंगे 6 मीटर हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखो ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, और दोस्तों इन क्वेश्चन में स्टूडेंट गलत करके आता है जो बहुत गलत है। आप मुझे एक बात बताओ कि वी बोर्ड मास रूल किसको नहीं पता, सबको पता है, तो सही तरीके से अप्लाई करो ना। और कभी भी ये मिश्र भिन्न हो जाती है ना, इसका मतलब बीच में प्लस छिपा हुआ है, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ वी बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले सॉल्व क्या होगा। अब देखो हम इसको थोड़ा कम स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। पहले विनक्यूलम होता है जो नहीं है, ब्रैकेट होता है वो नहीं है, ओ ओ का है यहाँ पर, तो सबसे पहले सॉल्व होगा का मतलब होता है गुणा करना। तो देखो दोस्तों ये है 5/9 का, और 5 और 1 6/5, ये हमारे पास आ गया, 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार। मतलब सबसे पहले मैंने इस टर्म को सॉल्व किया है, इसको मैं मिटा दूं, ये डिवाइड को मिटा रहा है। सबसे पहले मैंने यहां से लेके यहां तक को सॉल्व किया, क्योंकि का को सॉल्व करना है, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक दिक्कत नहीं होनी। अब इसके बाद नंबर आता है डिवाइड का के बाद नंबर किसका आता है डिवाइड का, तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और डिवाइड के साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये है 3/4, मैं इधर लिखता हूं 3/4 गुणा, ये है 3 दूना 6 और 2 8/3 8/3। डिवाइड का मतलब हो गया उल्टा करके गुणा करना, तो गुणा करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करके हमने 2/3 लिखा था, उल्टा करके हमने क्या कर दिया 3/2। फिर है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। फिर है 2/23, तो हमने 2/23 लिख दिया। फिर है गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया यहां पर। फिर इन्होंने बोला 6 18 और 5 23/6, तो हमने 23/6 लिख दिया। फिर है का, अब देखो एक का यहां पर और है, ध्यान से सुनना आप, यहां पर एक का और है, तो मैंने यहां पर भाग लिख दिया। और अब का को सोल्व करना है, जहां यहां पर का को सोल्व किया था उसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो यह है 2/7 का मतलब होता है गुणा करना, 3 दूना 6 और 1 7/3। तो आप देखेंगे 7 से 7 कटेगा, 2/3 बचेगा। मतलब 23/6 के बाद में भाग के बाद में 2/3 आने वाला है। और दोस्तों भाग को गुणा में बदलेंगे तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/2, ऐसा हो जाएगा 3/2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अब मैं काटे पीटी कर लेते हैं जो जो कट रहा है। देखो 3 से 3 कट रहा है, 4 2 जा 8 से 8 कट रहा है, तो यहां तो क्या बच गया 3,
प्लस का निशान है वो प्लस बना दिया, 23 से 23 घट गया, 2 से कट गया 2 और 3 से कट गया 2 बार, तो ये हमारे पास बचा 1/2, 3 और आधा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस आसान सी बात को आप समझ गए हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए और हमारा आधा घंटा हो चुका। क्वेश्चन को मैं लंबा, वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ सवाल करा रहे हैं, बाकी बातें तो कर ही नहीं रहे हैं। बाकी बातें करने का दोस्तों समय ही नहीं बचा। अप्रैल में एग्जाम सर पर हैं, अब तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस के अंदर कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो जिन क्वेश्चन में अभी तक आगे 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं अभी, जिन क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम चीजों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हमने करी है अभी तक, वो हम एग्जाम के ओरिएंटेशन को लेके कर रहे हैं कि एग्जाम में हमें सवाल कैसे करना चाहिए। 40 स्टूडेंट का एवरेज हमें दे रखा है। यदि 2 स्टूडेंट के मार्क्स इतने इतने की जगह इतने इतने हो गए, तो बताओ सही औसत क्या है। देखो आप एक बात को समझें कि औसत जो था, एक का 46 की जगह 48 कर दिया, मतलब +2 कर दिया, और एक का 84 की जगह 64 कर दिया, मतलब कितना कर दिया, 20 कम कर दिया। इसका मतलब है कि आपने 18 कम कर दिया है। 18 कम कर दिया तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 18 बढ़ाना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट में कितना बढ़ाओगे, चेक करते हैं। 0 से तो ये पॉइंट आ जाएगा, और अगर मैं यहां पर 0.0 हटाया, पॉइंट आ गया, तो 0.45 बढ़ाएंगे तो 68.45 मेरा आंसर। बस इतना ही सवाल को करना होता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम केवल नेट चेंजेस देखते हैं कि कितना नेट चेंजेस हुआ, एक में 2 बढ़ा, एक में 20 कम हुआ, 18 कम हो गया। तो अगर करेक्शन करना है तो 18 बढ़ाना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट में, 40 में, तो एक में कितना बढ़ेगा, 0.45। 10√2 सेंटीमीटर डायगोनल वाला एक स्क्वायर को बेस मानकर एक पिरामिड बनाया गया है। यदि पिरामिड की हाइट हमें दे रखी है, तो उसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो हमसे जो पूछा गया है वो लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, और पिरामिड के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। अब बेस का पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि बेस है स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल 10√2 है, इसका मतलब स्क्वायर की जो साइड होगी वो 10 हो जाएगी, क्योंकि साइड जो होती है वो उसका डायगोनल √2 गुना होता है। ये साइड कितनी आएगी, 10। अगर 10 है तो बेस का पेरीमीटर तो 10 गुना 4 कितना हो गया, 40। यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, अगर ये कोई पिरामिड है, आप इस बात को समझिएगा, अगर ये थोड़ा बड़ा बनाना है मेरे को, अगर ये कोई पिरामिड है, इसका बेस एक स्क्वायर है, जो स्लैंट हाइट होती है ना, वो क्या होती है वो समझना। स्लैंट हाइट होती है जो इसका तिर्यक पृष्ठ है, कोई सा भी तिर्यक पृष्ठ देख लो, ये 3D में 3D डायग्राम को हमने 2D में बनाया, ये ऐसा दिखेगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बेसिक बातें ज्यादा मैं डिस्कस कर नहीं सकता हूं। इस स्क्वायर की साइड 10 आई है, तो दोस्तों यहां से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पिरामिड के ऊपर से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 12, ये हाइट हमको दे रखी है 12, क्योंकि ये पूरा का पूरा 10 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 5। और स्लैंट हाइट क्या होगी, यहां से इसके जो स्लैंट है, ये वाला जो यहां से जो हम एल्टीट्यूड डालते हैं ना, ये लंबाई जो होती है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है, ये स्लैंट हाइट कहलाती है। तो दोस्तों आपको ये डायग्राम जो है वो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि इसमें ये वाली साइड तो हो गई है 5, ये इसकी हाइट हो गई है 12, और ये इसकी स्लैंट हाइट कितनी हो गई है, 13। राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट की मदद से तो स्लैंट हाइट को हम यहाँ 13 रख देंगे, तो आप देखेंगे 2 से कटेगा 2 बार, 13 दूना 26, 260 हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैथ्स विद मोहन गुप्ता इस चैनल के ऊपर आप लोगों को पिछले वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे, आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि 10 अंकों की एक संख्या है जो 72 से डिविजिबल है, तो x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए इसका मान क्या होगा। ओके दोस्तों 72 जो बना है वो बना है 9 × 8 से, इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। अब 9 की अगर हम बात करें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब अंकों का योग चेक करेंगे, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9, 8 और 8 16 और 2 18, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। बच गया 5 बच गया, तो x और y का योग, x + y का योग, 5 में क्या जोड़े हम, 4 जोड़ सकते हैं, तो 9 बन जाएगा।
या 13 जोड़ सकते हैं तो 13 और 5 18 हो जाएगा, या 22 जोड़ सकते हैं तो 22 और 5 27 हो जाएगा। लेकिन आप बताओ क्या दो संख्याओं जो सिंगल डिजिट की है क्या उनका योग 22 हो सकता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इस 22 को तो मतलब मुझे ये पता लग गया कि x प्लस वाई का मान क्या पॉसिबल है, या तो 4 या फिर 13। अब वो कह रहा था कि 8 से भी डिविजिबल है। दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 3 अंक काम के होते हैं, 3y2। मैं ज्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं मान के चलूंगा कुछ बातें आपको पता है। जब भी ये नंबर ओड होता है, विषम होता है, तो हमेशा ध्यान रखो आखिरी 2 अंकों में 8 का भाग देने पर 4 बचना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। और अगर ये नंबर इवन होता, सम होता, तो आखिरी 2 संख्या में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविड होगा। तो ये नंबर है ओड। अगर ये नंबर ओड है तो मुझे यहां पर ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिसमें जब 8 का भाग दें तो रिमाइंडर 4 बचे। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पर 12 रखता हूं, मतलब y की वैल्यू क्या रखता हूं, अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूं, यहां से 1 रखता हूं, y की वैल्यू क्या रखता हूं 1, तो 12 में 8 का भाग देने पर 4 बचता है। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर y की वैल्यू 1 रखता हूं 3 1 2, तो इसमें 8 का भाग जाएगा, 8 3 24, 8 9 72 जाएगा। इसी तरीके से y की अगली वैल्यू कौन सी आएगी, अगली वैल्यू 4 अधिक आएगी, 5 आएगी, अगली वैल्यू फिर 4 अधिक आएगी, 9 आएगी। मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास 1 5 और 9 है। दोस्तों हमें x की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है तो y की वैल्यू मिनिमम करनी है। उसने बोला है x की वैल्यू मैक्सिमम रखो, तो x और y का सम मैक्सिमम करना है, 13 करने की कोशिश करेंगे तो y को मिनिमम करेंगे। अब y को मिनिमम अगर मैं 1 करता हूं दोस्तों, अगर y को 1 करता हूं तो x का मान 12 हो जाएगा, 2 डिजिट में हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रखने की कोशिश करूंगा, 5। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखूं तो मुझे पता है कि x और y का योग 13 करने के लिए x का मान 8 हो जाएगा। इसका मतलब x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अगर मैं यहां 5 x की जगह 8 रखूं तो 8 पंजो 40, और y की जगह 5 रखूं तो 7 पंजो 35, तो 40 में से 35 जाएगा, मेरा आंसर क्या जाएगा, 5। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए। अगला क्वेश्चन है एलजेब्रा से। देखो दोस्तों, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, तो आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी सबका मान 2 पुट कर देना है। अगर मैं सबकी वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो ये 1 और 2 3 बन गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर 3 बार 1/3 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। दो धातुओं के एक मिश्रण का भार 18 ग्राम है जिसका मूल्य 87 रुपए है। यदि उनका भार आपस में बदल दिया जाए तो मिश्रण का मूल्य 78.6 हो जाता है, मतलब सस्ता हो गया। ओके, यदि एक धातु का मूल्य 6.7 है, एक का मूल्य 6.7, तो 18 छिंग 90, 90 से कम है। ओके, तो दूसरी धातु का मिश्रण में भार क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं, मैं आंसर निकाल चुका हूं, आंसर मेरा आ चुका है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने कोई बेसिक अप्रोच नहीं लगाया, मैं तो सीधा ऑप्शन उठाया और आंसर आ गया। ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिसको देखते आंसर निकल के आ रहा है। दोस्तों मुझे बताओ, एक धातु का रेट दे रखिए 6.7, अगर पूरी की पूरी 18 ग्राम इस धातु की होती तो आप ये कहेंगे सर 18 गुना 6 करेंगे, 108 रुपए का सामान होना चाहिए था, पर इसमें मैक्सिमम रेट ही 87 आ रही है। इसका मतलब पक्का जो दूसरा सामान है वो 6.7 से सस्ता होना चाहिए, महंगा तो नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 18 ग्राम पूरा इसका होता तो रेट 100 से ऊपर चल जाती। आप तो ऐसा समझो 108 क्या और भी ज्यादा ऊपर जाएगी, पर 100 से ऊपर चल जाती, जबकि रेट 100 से ऊपर तो कोई गई नहीं है। ये वैल्यू तो 87, इसका मतलब दूसरी वैल्यू सस्ती है, दूसरी चीज इसमें सस्ती मिली हुई। अब देखो ध्यान से समझना क्या हुआ, जब हमने उनकी क्वांटिटी को बदला तो वो और सस्ता हो गया। इसका मतलब सस्ती वाली जो चीज थी, एक तो है 6.7 वाली और दूसरी हमें पता लगी दूसरी है इससे सस्ती। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने इनकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया, ये इसकी जगह कर दी तो उसकी रेट और गिर गई, और गिर गई। इसका मतलब है कि सस्ती वाली क्वांटिटी और बढ़ गई। इसका मतलब पहले सस्ती वाला कम था, महंगा वाला ज्यादा था। अब जैसे हमने बदला तो सस्ता वाला ज्यादा हो गया, महंगा वाला कम हो गया, और ऐसा करने से रेट और कम हो गई। इसका मतलब पहले सस्ती वाली क्वांटिटी कम थी। अब आप बताओ 18 ग्राम का आधा होता है 9 ग्राम, अगर मुझे कम करना है तो 9 से तो कम होगा, मेरा आंसर 8 ग्राम आएगा। मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरीके से करूंगा। हालांकि अब मैं आपको इसका बेसिक तरीका भी बता देता हूं, पूरा बेसिक कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं।
देखो दो धातुओं का मिश्रण है जिनकी मिश्रण का भार है 18 ग्राम। तो पहले की क्वांटिटी में Q1 ले लेता हूं, क्वांटिटी 1, दूसरे की ले लेता हूं Q2। लेकिन दोबारा जब हुआ तो उनके भार बदल गए, तो पहले वाली Q2 हो गई और दूसरी वाली Q1 हो गई, ऐसा हो। अब देखो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल बनता है ना जिसमें भार बदल जाता है, तो आप समझो कि पहले जो जितने ग्राम था दूसरी बार वो उसका दूसरा आ रहा है, तो दोनों मिला के 18 ग्राम होने चाहिए। आप चाहो तो सीधा इसका टोटल करके 18 का भाग दे दो, ये हमारे पास दोनों का मिला करके 1 ग्राम का वजन आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, चलो पूरा डिटेल में समझाता हूं। पहले वाले की क्वांटिटी क्वांटिटी 1 है, दूसरे वाले की क्वांटिटी क्वांटिटी 2 है। अब उन्होंने बदल दिया, उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये क्वांटिटी 2 हो गई, क्वांटिटी 1 हो गई। और ऐसा करने पर पहले ये सामान था 87 रुपए का, और अब ये सामान कितने का बन गया, 78.6। मुझे इनकी प्राइस जो है, मैं मान लेता हूं कि इसकी प्राइस P1 है और इसकी प्राइस P2 है। तो ये तो P1 हो गया और ये P2 हो गया। और पहले ये टोटल 78 रुपए का सामान हो रहा था, अब ये सामान कितने का हो रहा है, 78.6। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो P1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2, और यहां P2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2। तो ये बन जाएगा P1 प्लस P2 इंटू Q1 प्लस Q, ऐसा बन। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पर ये हो गया 0.6, ऐड करने पर हो गया 0.6, 7 और 8 15 का 5 और 16, ये हमारे पास है। दोस्तों दोनों की क्वांटिटी मिला के हमें क्वेश्चन में 18 ग्राम दे रखी है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 18 रख दूं यहां पर, तो 18 से अगर इसको डिवाइड कर दूंगा, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 18 नाम 162, 3 बचेगा, 18 दूना 36, 9 क्या हो गया यहां पर, अगर हम लोग देखें तो 18 9 जा करा था हमने 162, 3 बचा था, 18 दूना 36, क्या हो गया, ये क्या हो गया है, हाँ, तो 18 दूना 36, तो ये हमारे पास 9.2, 9.2 क्या आ गया हमारे पास, दोनों का मिला के प्राइस, जिसमें से पहले का प्राइस 6.7 है, P1 हमारे पास 6.7 है, अगर मैं इसको घटा दूं तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 2.5 रुपए। हमें ये पता लग गया कि जो दूसरा सामान है वो 2.5 रुपए का है। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले वाली वस्तु 6.7 की है, दूसरे वाली वस्तु हमारे पास 2.5 रुपए की है, और हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है कि ये दोनों मिला के 18 ग्राम है। तो दोस्तों अगर पहले वाली x मान लूं, पहले वाली x मान लूं कि पहले वाली x ग्राम है, जगह का मैं इधर ले रहा हूं, तो दूसरी वाली बचेगी 18 माइनस x ग्राम। पहले वाली वस्तु का भाव है 6.7 और दूसरी वाली का हमने निकाला है 2.5, और ये दोनों मिलाकर के हमारे पास कितना होना चाहिए, 87 रुपए। आप यहां देखेंगे 6.7x है, माइनस 2.5x करेंगे तो ये बचेगा 4.2x, और 18 को 2.5 से गुना करेंगे 45, 45 उधर जाएगा तो बचेगा 42, तो ये पॉइंट से जीरो लग जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। x हमने पहले वाली का क्वांटिटी मानी है, अगर 18 से पहले वाला 10 है तो दूसरा कितना आ जाएगा, 8 ग्राम। ये इतना लंबा तरीका, अब आप खुद सोचो कि इतना लंबा तरीका करना है या जो तरीका मैंने आपको बताया वो करना। चलो बढ़ते आगे की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों 400 मार्क्स के एक एग्जाम में एक स्टूडेंट को 85 मार्क्स मिले, उसने मिनिमम मार्क्स से 5 अंक ज्यादा प्राप्त किए हो, तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है। देखो उसने कहा है कि 5 नंबर उसके ज्यादा हैं, इसका मतलब उसको 80 नंबर ही चाहिए था पास होने के, कितने में से, 800 में से। तो 80 नंबर 400 का कितना परसेंट है, 500 नहीं है सॉरी 400 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20%। ये हमारा आंसर। सीधा कर सकते थे, 80 चाहिए, 40 10% है, 80 20%। 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, मतलब ब्याज की दर 8% हो गई। ओके, तो 2 साल का 25,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ओके, तो 16%, 16% कितना हो गया, 2,000 रुपए से ज्यादा, 2,000 रुपए से ज्यादा। ओके, तो ये तो 2,160 ही आंसर होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है। देखो दोस्तों मैं आपको वैसे बता देता हूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16% है, मतलब रेट आ गई 8%। तो आपको इतने का 8% से 2 साल का निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका 8% निकालेंगे,
इसका 1% है 250, तो 8% हो गया 2000। फिर से आप इसका 8% निकालेंगे, इसका 1% है 20, 8% हो गया 160। 2 साल के लिए आपको 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4000 प्लस 160, 4000, सॉरी मैंने क्या करा था 2160 कर दिया क्या? 2160 कैसे होगा? 8% से तो ज्यादा ही होगा ना, 8% ही 4000 होता है, 4160 ये हमारा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 333 और 360 के बीच सभी विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 333 और 360, ये लो। क्यों दिमाग लगाना भाई, औसत इन दोनों के बीच में ही होगा ना, और तो कहीं नहीं जाएगा, इनके बीच में एक ही नंबर है। बाकी तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं भाई। 333 से 360 के बीच में जो नंबर होंगे, बीच के मतलब इनको इंक्लूड नहीं करना है। 335 होगा, 337 होगा, 337, 339 होगा, 341 होगा, और लास्ट नंबर आएगा 359। ये एक एपी बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई है, और समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो भी 347 ही है। आप कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि 100% आंसर यही। चलो बढ़ते हैं आगे। ट्राइंगल एबीसी की साइड दे रखी है हमें, AB 16, 63, 65। देखो जैसे आपने ये नंबर देखा आप समझ जाओ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 16, 63, 65 ये ऐसा होता है, 16, 63, 65 ये राइट एंगल ट्राइंगल है। AB 16 दिया है, ए इसको माने, बी इसको मानना पड़ेगा। AB 16 दिया है, AC 63 दिया है, और BC 65 दिया है। ए से BC का मिड पॉइंट M तक एक सरल रेखा खींची है। M इसका मिड पॉइंट बोला इन्होंने, मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट बोला है मतलब ये दोनों भी बराबर है और ये भी बराबर होता है, क्योंकि ये सर्कम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो AM की लंबाई क्या है? AM की लंबाई क्या है? अरे भाई ये पूरा 65 है, तो ये 32.5, 32.5, 32.5 आधा आधा हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो गया। ट्रिपलेट का पता कैसा लगा वो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपको अगर कोई इवन नंबर से ट्रिपलेट बनाना है, जैसे 16 से ट्रिपलेट बनाना है, तो आप 16 का आधा करो 8, 8 का स्क्वायर करो 64, 64 के अगल बगल वाले नंबर हैं ये 63 और 65। नहीं बात समझ आई? फिर से समझो। जैसे 6 से ट्रिपलेट बनाना है तो 6 का आधा करो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 से एक कम कर दो, एक ज्यादा कर दो, 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट हो। जैसे आपको 10 से ट्रिपलेट बनाना है, 10 का आधा होता है 5, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 से एक कम कर दो 24, एक ज्यादा कर दो 26, ये भी ट्रिपलेट है। 12 का आधा करो 6, 6 का स्क्वायर करो 36, एक 36 से कम कर दो, एक 36 से कम कर दो, एक 36 से ज्यादा कर दो, ये भी। चलो बढ़ते हैं हम आगे, ज्यादा बेसिक पे इसमें बात नहीं करें। अब डीआई के क्वेश्चन शुरू हो गए। ग्राफ दिया गया है, फेलियर रेट ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस एग्जाम, अलग अलग एग्जाम हुए ABCDEF, उनमें फेल होने वाली दर हमें दे रखी है। ओके, डेटा ऊपर दिया हुआ है तो इस लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से किस परीक्षा में असफलता दर बी परीक्षा की असफलता दर से 25% ज्यादा है? बी में थी 16, इसका 25% होता है 4, 4 ज्यादा करेंगे तो 20 ही होता है, ये हो गया एग्जाम सी। ये लो खत्म। जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया है दोस्तों, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, आपको पहले सोल्व करना है, फिर आप आंसर लिखें। एग्जाम ई की असफलता दर, एग्जाम ई की असफलता दर ये हो गई। एग्जाम सी की असफलता दर से, एग्जाम सी की असफलता दर से कितना प्रतिशत है? मतलब 33, 20 का कितना परसेंट है? 33, 20 का 5 गुना कर दो सीधा, 20 का कितना परसेंट है ये पूछा है, तो 20 से कटेगा 5 बार, 5 गुना करेंगे 165%। ऑप्शन नंबर सी आंसर। एग्जाम एफ की असफलता दर, एग्जाम एफ ये रहा, एग्जाम बी की असफलता दर की कितनी गुना है? 40, 16 का 2.5 गुना है, नन ऑफ दिस 2.5 गुना जाएगा। अरे भाई 40, 16 का 8 से कटेगा 5 बार, 8 से कटेगा 2 बार, 2.5 गुना आंसर आता है। चलो बढ़ते हैं। एग्जाम ई की असफलता दर कितने प्रतिशत है? एग्जाम ई की 33 है, ये क्या सवाल हुआ? अच्छा, असफलता दर कितने प्रतिशत है दोस्तों? 33 नहीं आएगा ना दोस्तों, ध्यान यहां पे एक चीज ध्यान रखना, प्रतिशत बोला है उन्होंने। मैं सोचा इतना लल्लू सवाल कैसे पूछ लिया। दोस्तों 33 फेल हुए हैं कितने में से? प्रत्येक 1000 में से।
तो 1000 में से 33, तो 100 में से 3.3, 3.3 का मतलब ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ आपके पूरे 25 क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कौन किन क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना टाइम दिया, आपको कितना टाइम बच सकता था। चलो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग चीजें समझे होंगे और आप लोगों ने जो क्वेश्चन में गलतियां की उनको आप सुधार करेंगे और अपनी सीट के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल पे बने रहना। मैथ्स विद मोहन गुप्ता के नाम से जो चैनल है दोस्तों, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आप लोगों को कुछ वीक में 2 वीक के आसपास में आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।